Good afternoon, guys. Today we will study the factor affecting the socio-economic relation in three order. The three order. Okay. अब उस टाइम यूरोप का जो सोसाइटी था वो कैसा कैसे चेंज हो रहा है, सोशल इकोनॉमिक कैसे चेंज हो रहा है सोसाइटी ऑफ यूरोप। तो देखो इन्वायरमेंट, ये हम लोग देख रहे हैं 10th टू 11th सेंचुरी में। 11th सेंचुरी में कैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। उस टाइम इन्वायरमेंट वार्म हो रहा था। वार्म होने के कारण, समर वार्म होने के कारण जो एग्रीकल्चर है बहुत अच्छे से उन लोग करते थे। तो इन्वायरमेंट में चेंज आया, समर ज्यादा बड़ा होने लगा, तो इसके कारण लोग ज्यादा एग्रीकल्चर करने लगे। तो लैंड यूज जो है, लैंड यूज ज्यादा होने लगा। लोग लैंड यूज ज्यादा करने लगे, ऊपर से एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। पहले वुड का प्लॉग बना के उन लोग करते थे, उसका अब आयरन का प्लॉग बना के एग्रीकल्चर करने लग गए। तो जिसके कारण और लैंड का यूज बहुत ज्यादा होने लग गया। ठीक है। और इसमें तो पहले एक जो फार्मर होता था वो 100 एकड़ लैंड को प्लॉग करता था। बट अब आ क्या हो गया कि एक फार्मर 20 और 30 एकड़ लैंड को प्लॉग करने लगा। जिस भले एक फार्मर के पास अब कैपेसिटी कम आ गई, बट वो इफिशिएंसी ज्यादा आ गई। वो अच्छे तरीके से प्लॉग कर पा रहा था अपने एग्रीकल्चर फील्ड को। तो जिसके कारण इनका प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुआ था इस पीरियड में। इस पीरियड में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुआ था। अब देखो न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी आया, मैकेनाइजेशन हुआ, जिसके कारण और एग्रीकल्चर इंक्रीज हुआ। और उस टाइम सोसाइटी बहुत फ्लोराइज्ड हो रही थी। और 10th टू 11th सेंचुरी में न्यू टाउन्स का डेवलपमेंट हुआ। जैसे कि न्यू टाउन्स का डेवलपमेंट हुआ, उस टाउन में बहुत सारे बैंकर्स आए, लॉयर आए, गिल्ड लोग सब आए, और इनको बोला गया फोर्थ ऑर्डर। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इनको बोल दिया गया फोर्थ ऑर्डर के लोग हैं ये। उसके बाद कैथेड्रल, एक ये इंपॉर्टेंट है, कैथेड्रल टाउन का डेवलपमेंट हुआ। कैथेड्रल टाउन का डेवलपमेंट हुआ जहाँ पे जाके जीसस क्रिस्ट को वो अपना श्रद्धांजलि दे सके, नमस्ते कर सकते थे, जो भी है, ये सब डेवलप्ड हुआ। अब ये तो रहा 10 टू 11th सेंचुरी में। अब 11th से 10 से 11th सेंचुरी ऐसा होते होते ये 13th सेंचुरी तक गया। 13th सेंचुरी तक। अब 13th सेंचुरी के बाद क्या आया, 14th सेंचुरी में कुछ क्राइसिस आएगा। तो क्राइसिस ऑफ 14th सेंचुरी, तो ये क्राइसिस हम लोग को पढ़ना है, क्राइसिस ऑफ द 14th सेंचुरी। तो यूरोप में ऐसा क्या हो गया कि 14th सेंचुरी में क्राइसिस आ गया। ठीक है। तो क्राइसिस कैसे आया, तो अभी इन्वायरमेंट कैसा था, वार्म था। बट अब क्या होगा, इन्वायरमेंट चेंज होने लगेगा। अब समर विंटर कोल्ड होने लग गया। तो कोल्ड के कारण, ड्यू टू समर कोल्ड, एग्रीकल्चर का डिक्लाइन हो गया। कब, 14th सेंचुरी में। 14th सेंचुरी में इस टाइम एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा था, 10th से 11th सेंचुरी। बट 14th सेंचुरी में एग्रीकल्चर डिक्लाइन होने लग गया। क्यों? क्योंकि अब समर जो है कोल्ड होने लग गया। तो ज्यादा ठंडा था, ज्यादा ठंडा तो एग्रीकल्चर उतना कर नहीं पा रहे थे लोग। और कैटल का डेथ हुआ, बहुत सारी बीमारी आई, कैटल का डेथ होने लग गया। उसके कारण भूखमरी आ गई, फेमाइन बहुत हुआ यूरोप में। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन लोग ट्रेड करते थे अपने बहुत सारे अलग अलग कंट्री से ट्रेड करते थे। तो एक ट्रेड के साथ क्या, इन लोग एक चूहा आ गया यूरोप में। और वो कभी, और यूरोप तो आइसोलेटेड था ये 14th सेंचुरी में। तो चूहा आके वहां पे क्या कर दिया, प्लेग पूरा फैला दिया। ठीक है। तो उसके कारण वहां पे ब्लैक डेथ हो गया यूरोप में। और उसके कारण 20% पॉपुलेशन मर गई यूरोप की। तो यूरोप में पॉपुलेशन कम हो गया। और वो इपिडेमिक जो रैट से फैला था, ब्लैक डेथ, वो इपिडेमिक था 1347 से 1350 के बीच में आया था। इसके कारण क्या हुआ कि अब लोग, अब और क्राइसिस कैसा है कि प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स ड्रॉप। क्यों? एज दे वेर द फ्यू पीपल बचे नहीं, बहुत कम लोग, बहुत कम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीद रहे, एग्रीकल्चर गुड्स। तो जब गुड्स ही नहीं खरीदेंगे तो गुड्स का प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इकोनॉमी थी रही है, तो प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स कम हो गया। और वेज रेट इंक्रीज हो गया, वेज रेट इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज हो रहा था।
डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज होगा तो लोग वेज मतलब क्या, पैसे पैसे ज्यादा ही मांगेंगे, तो इसके कारण वेज वेज रेट इंक्रीज हो गया। ठीक है। अब सोशल अनरेस्ट भी आया यूरोप में, और वो इनकम ऑफ द लॉर्ड को बैडली इफेक्ट किया। जो लॉर्ड थे उनके इनकम को बहुत ही बैडली इफेक्ट किया। और उस टाइम रिवोल्ट हुआ कहाँ पे, फ्लैंडर्स, फ्रांस, फ्लैंडर इटली में है, फ्रांस और इंग्लैंड, ये तीनों जगह रिवोल्ट हुआ। बट इसको मोनार्की लोग रिवोल्ट को, जो एरिस्टोक्रेसी लोग थे, रिवोल्ट को दबा दिए थे। अब नेक्स्ट पॉलिटिकल चेंज देखो, जो पॉलिटिकल चेंजेस में क्या चेंज आया, तो 15 टू 16 सेंचुरी में, 15 टू 16 सेंचुरी में फ्यूडलिज्म तो डिक्लाइन होने लग गया। और जैसे ही फ्यूडलिज्म डिक्लाइन हुआ तो क्या होगा, किंग जो है वो किंग अपना मिलिट्री स्ट्रांग करेगा, अपना फाइनेंशियल पावर स्ट्रांग करेगा और अपने आप को एब्सोल्यूट बना देगा। तो यूरोपियन किंग अपने आप मिलिट्री फाइनेंशियल स्ट्रांग करके अपने आप को क्या बना दिया, एब्सोल्यूट रूलर बना दिया। देखो एब्सोल्यूट रूलर बना दिया। ठीक है, अपने आप को क्या बना दिया, एब्सोल्यूट रूलर बना दिया। और इसका एग्जांपल देखो, लुइस 11 इन फ्रांस अपने आप को एब्सोल्यूट बना दिया। फिर मैक्सिमिलियन इन ऑस्ट्रिया, फिर हेनरी 7 इंग्लैंड, ऐसे। फिर स्पेन में भी इसाबेला थी। तो ऐसे करके अपने आप को एब्सोल्यूट मोनार्की का डेवलपमेंट हुआ, ये कब, 15 टू 16 सेंचुरी में। और इसके बाद ही तो एक्सप्लोरेशन चालू हुआ। इसमें ही इसी पीरियड में फिर वास्को डी गामा आया था इंडिया। तो ये एब्सोल्यूट मोनार्की के टाइम भी। अब क्या हुआ, इन फ्रांस और इंग्लैंड का हम लोग को दो पढ़ना है। इन फ्रांस में क्या होगा, फ्रांस में जो लुइस 11 था, वो उसको वॉर करना पड़ा, हैज टू वेज ए लॉन्ग स्ट्रगल्स अगेंस्ट द डुक्स कौन है वहां के, जो जैसे इंग्लैंड में रहते थे, फ्रांस में भी रहते थे डुक लोग। डुक मतलब एरिस्टोक्रेसी है, किंग्स मैन है वो। डुक्स ऑफ प्रिंसेस के बीच में फाइटिंग, बहुत स्ट्रगल हुआ। तो ये सब उस टाइम चल रहा था। अब लुइस 13 के टाइम जो स्टेट जनरल की मीटिंग है वो हुई थी। स्टेट जनरल की मीटिंग ये 1614 में। स्टेट जनरल की मतलब फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। ये मीटिंग 1614 में हुई थी। उसके बाद तो कभी हुई नहीं। इतने एब्सोल्यूट रूलर थे लोग, होने नहीं देते थे मीटिंग। और ये जब मीटिंग नहीं हुई तो लास्ट में 1789 में फ्रांस का रिवोल्यूशन हो गया। 1789। अब ये फ्रांस की कहानी थी। अब इंग्लैंड में क्या हो रहा था, तो देखो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो नॉर्मन्स लोग थे, ये इनका ओरिजिन कहां से, ये वाइकिंग्स से। ये नॉर्वे से आए थे। नॉर्वे से कहाँ आए थे, नदर्न फ्रांस में। और वहां पे फ्रांस का जो किंग है, ये वाइकिंग्स लोगों को एक जगह दे दिया फ्रांस में, उसका ना, और इन लोग उस जगह पे रहने लगे। तो और उस जगह का नाम इनके नाम पे पड़ गया, नॉर्मेंडी। तो जो नॉर्मेंडी है वो फिर फ्रांस से इंग्लैंड को कॉन्क्वेस्ट किए 1066 में। 1066 में कौन, विलियम वन, ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी था, विलियम वन, वो कॉन्क्वेस्ट किया फ्रांस को, इसको इंग्लैंड को। और वहां पे उस टाइम इंग्लैंड में कौन रूल कर रहा था, एंग्लो सैक्सन। 6th सेंचुरी से 7th सेंचुरी, 8th सेंचुरी, 9th सेंचुरी, 10th सेंचुरी एंग्लो सैक्सन रूल कर रहे थे। तो उसको कॉन्क्वेस्ट कर लिया विलियम वन ड्यूक ने, नॉर्मन्स लोगों ने। ठीक है। अब देखो जो एंग्लो सैक्सन जो थे, उन लोग तो पहले से रूल कर रहे थे, तो उनके पास एक ग्रेट काउंसिल था। तो उनके पास क्या था, ग्रेट काउंसिल पहले से ही था, ग्रेट काउंसिल। तो ये ग्रेट काउंसिल जो एंग्लो सैक्सन का किंग था ना, वो जो किंग कंसल्ट करता था, कोई भी टैक्स लगाना है उसके एम्पायर में, कुछ भी लगाना, तो ये ग्रेट काउंसिल को कंसल्ट करना ही पड़ता था। तो एक ग्रेट काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट। और फिर यही ग्रेट काउंसिल आगे जाके दो पार्ट में बनेगा, हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन। और यही पार्लियामेंट बाद में, यही ग्रेट काउंसिल पार्लियामेंट में कन्वर्ट हो जाएगा दो हाउसेस में, हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ लॉर्ड में कौन है, हाउस ऑफ लॉर्ड में क्लर्जी बैठेंगे, क्लर्जी, एरिस्टोक्रेसी, नोबल्स, ये सब कौन बैठेंगे हाउस ऑफ लॉर्ड में। हाउस ऑफ कॉमन में कौन बैठेगा, जो ट्रेडर्स हो गया, जो पीजेंट हो गए, जो वर्कर्स हो गए, जो वर्कर्स है, ये सब किसमें बैठेंगे, हाउस ऑफ कॉमन बैठेंगे। तो इस तरीके से इंग्लैंड में
चेंजेस हुआ। अब लास्ट में क्या हुआ, फ्रांस तो रिपब्लिकन बन गया और इंग्लैंड मोनार्की बन गया। और आज जो इंग्लैंड की जो क्वीन है वो नॉर्मनी है, नॉर्मन की डिसेंडेंट है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग जो थीम 6 है उसको कंप्लीट कर दिए, द थ्री ऑर्डर। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थीम 7, चेंजिंग कल्चर एंड ट्रेडिशन। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एंड और एग्जाम में इससे ज्यादा याद नहीं करना है, बस इसको ही एक्सप्लेन करना अच्छे से और कुछ नहीं। ओके, थैंक यू।